So hey everyone, my name is Diksha and once again welcome back to PTS CAD Expert. So I hope you all are fine and doing well. So guys, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एंडस्केप को सीखने वाले हैं। सभी फीचर्स का यूज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड कैसे आप इन सभी फीचर्स का यूज करके, इन सभी ऑप्शंस का यूज करके रेंडरिंग, एनिमेशन, पैनोरमा इमेजेस एंड स्टैंडर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मटेरियल पे कैसे वर्क करते हैं, किस किस तरह की लाइटिंग होती है, मटेरियल एडिटर के ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हो, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप एंडस्केप को इन डिटेल सीखना चाहते हैं, सभी फीचर्स को आप इन डेप्थ कवर करना चाहते हैं, सो आप मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप एक बहुत ही नॉमिनल कोर्स पे करके कंप्लीट एंडस्केप को इन डेप्थ सीख सकते हैं। सो मेक श्योर आप कोर्स को एक दफा चेकआउट जरूर कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं। जैसे अगर आप स्केचअप पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी स्केचअप फाइल को ओपन करेंगे एंड अगर आप रेविट पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी रेविट फाइल को ओपन करेंगे। फाइल्स को ओपन करने के बाद यहाँ से टूल बार के अंदर से आप एंडस्केप टैब जो आपको मिलता है उसी टूल बार को आपको ओपन कर लेना है। एंड ये कंप्लीट टूल बार आपको यहाँ पे विजिबल होगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो वन बाय वन करके हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा स्टार्ट एंडस्केप। मीन्स अभी हमारी विंडो किस चीज़ की ओपन हो रखी है, जिस सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप स्केचअप पे कर रहे हैं तो स्केचअप का विंडो ओपन है एंड अगर आप रेविट पे वर्क कर रहे हैं तो उसका विंडो ओपन है। एंडस्केप विंडो को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट एंडस्केप, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट ज्योमेट्री इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल गया है। और विद इन सम टाइम जब ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। इसमें कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप एंडस्केप विंडो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नेविगेशन के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आप माउस के साथ इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो माउस के अंदर जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है ऑर्बिट करने के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक को क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, जब आप उसको क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आप यहाँ से कंप्लीट विंडो के अंदर रोटेट कर सकते हैं, आप उसको ऑर्बिट कर सकते हैं। तो आपको आपकी तरफ देखना है तो आप अपने माउस को थोड़ा सा आपकी तरफ मूव करेंगे। बॉटम की तरफ देखने के लिए आपको बॉटम की तरफ चेक करना है। ऐसे आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ चेक कर मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट विंडो को रोटेट कर सकते हैं। मिडिल माउस बटन जो है, अगर आप उसे स्क्रॉल करेंगे, मतलब जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यूज करेंगे तो वो उसी तरीके से वर्क करता है। और अगर आप मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हैं तो आप कंप्लीट सीन को यहाँ पे पैन कर सकते हैं। राइट क्लिक जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। एक होता है ऑर्बिट करना, जब आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके यहाँ पे मूव करते हैं तो आपका सीन यहाँ पर ऑर्बिट होता है। और जब आप यहाँ पे राइट क्लिक को प्रेस करके मूव करते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। राइट नाउ जब हम लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके मूव करेंगे तब क्या होगा कि आपकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, लेकिन आप यहाँ से अपना जो एंगल है, व्यू ऑफ एंगल है, उसे आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और राइट क्लिक को जब आप प्रेस करके यहाँ पे मूव करेंगे तो आपका जो पॉइंट है, जो टारगेट है, वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और किस पोजीशन से आप उसे व्यू कर रहे हैं, वो पोजीशन उसकी यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल माउस बटन के अंदर क्या होगा, स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर पाएंगे एंड स्क्रॉल बटन को प्रेस करने से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसे पैन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कंप्लीट विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे क्यू की को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे डाउन की तरफ मूव करते हैं।
ई की को प्रेस करने से आप यहाँ से अप की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो क्यू और ई आपका यहाँ पे यूज होता है हाइट के अंदर चेंज करने के लिए, लेकिन हाइट आपकी तभी चेंज होती है जब यहाँ से आप यहाँ से नेविगेशन मोड जो है वो आपका स्पेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका फ्लाई मोड होता है। अगर आपका यहाँ पर वॉक मोड एक्टिव है तभी क्या होगा कि आपकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर क्यू की और डब्ल्यू की आपकी वर्क नहीं करती है। ठीक है, और इस की को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इस मोड को, या फिर आप यहाँ पे स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हैं। स्पेस बार को प्रेस करने से भी यहाँ से देखिए अभी फ्लाई मोड है, जैसे आप यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो आपका वॉक मोड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं स्पेस बार का यूज करके। और मेक श्योर जब आप यहाँ पे फ्लाई मोड पे होंगे तभी आप यहाँ से विंडो कीज की हेल्प से, दैट मीन्स क्यू की हेल्प से और यहाँ पे ई की हेल्प से हाइट में चेंज कर पाएंगे। डब्ल्यू जो की है वो यहाँ पे यूज की जाती है फॉरवर्ड मूविंग के लिए। अगर आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डब्ल्यू की को प्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बैक साइड की तरफ मूव करना है तो आप यहाँ से यूज करते हैं एस की को। ठीक है, एस की से आप यहाँ से बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे। ए की जो होगी वो यहाँ पर आपकी लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, और जो डी की होगी उसकी हेल्प से आप यहाँ पे राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। WASD का जो वर्क है दैट मीन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। सेम वर्क आपका यहाँ पर होता है एरो कीज का। सो अगर आप टॉप एरो की को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे फ्रंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि सेम वर्क है डब्ल्यू का। बैक साइड मूव करने के लिए आप यहाँ से लोअर की का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एस की को प्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट मूव करने के लिए आप ए की या फिर लेफ्ट की प्रेस करेंगे, और राइट मूव करने के लिए आप डी की या फिर जो आपकी यहाँ पे राइट की होती है उसे आप प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी मूवमेंट को फास्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, और इस पोजीशन से आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है। अगर आप सिंपली क्या करते हैं डब्ल्यू की को प्रेस करते हैं तो आप अपनी स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं कि किस स्पीड के साथ आपका जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका मूव कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे टॉप की को प्रेस करते हैं, डब्ल्यू को प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ आपकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो रही है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करके मूव करेंगे तो आप लिटिल बिट फास्ट मूव कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये नॉर्मल है, और शिफ्ट को प्रेस करने से मेरी जो स्पीड होगी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और जब हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो आपकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। तो आप यहाँ से इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ आप यहाँ पे मूवमेंट करना चाहते हैं, और कंट्रोल और शिफ्ट की सभी कीज के साथ परफेक्टली वर्क करती है, चाहे आप क्यू को प्रेस कर रहे हो, चाहे आप डब्ल्यू को प्रेस कर रहे हो, ई को, ए को, एस को, या इवन आप डी को प्रेस करें तो सभी के साथ वो परफेक्टली वर्क करती है। इसके अलावा यहाँ पे ये तो होता है कंट्रोलिंग के ऑप्शन कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक अगर आप शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं एच, यहाँ पे अगर आप एच शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ से हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सभी कंट्रोलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बेसिक के अंदर यहाँ से आपको मूवमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि WASD होगा, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। फ्लाई अप एंड डाउन का ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि क्यू और ई के साथ हम वर्क करते हैं। वॉक और फ्लाई का हो जाता है जो कि हम स्पेस बार के साथ कंट्रोल करते हैं। रोटेट के लिए आप लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, ऑर्बिट के लिए आप यहाँ से राइट की को प्रेस करेंगे। पैन के लिए आपको यहाँ पे मिडिल माउस बटन को यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर होता है आपका टेलीपोर्ट करना। टेलीपोर्ट करने का मीनिंग क्या होगा, लेट सपोज मैं इस पोजीशन पे हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आपको क्या करना है, इंस्टेंटली इस पोजीशन पे मूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक से आपको जिस भी पोजीशन पे आपको मूव करना है, आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे और सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो जिस पोजीशन पे आपने यहाँ पे कर्सर को रखा हुआ था, या फिर जिस पार्ट पे अपने कर्सर को रखा हुआ था, सेम पोजीशन के ऊपर विद इन सेकेंड आपका जो मॉडल होगा या फिर आपका जो कैमरा होगा वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करना। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है टाइम मूव डे। टाइम मूव डे बिकॉज एनस्केप जो है ये एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ से टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, इसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। तो टाइम ऑफ डे को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ से शिफ्ट की को प्रेस करना है, और आपके माउस का जो राइट क्लिक होता है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, आप बॉटम में यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। तो जो आपका टाइम है वो भी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करके लेके जाएंगे, मतलब
आपने यहाँ पे प्रेस राइट की कोई किया हुआ है, लेकिन अभी आप जो मूवमेंट है माउस का वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव में यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका टाइम है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस तरीके का टाइम भी आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्लॉकवाइज मूव करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और राइट क्लिक को आप यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। टाइम को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो जो हमने अभी देखा कि आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, राइट क्लिक के साथ ड्रैग करते हैं। एक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यू एंड आई का। सो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करके देखिए, कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद अगर आप मूव कर रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है कि आपकी सन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपके तरफ मूव करके दिखाना चाहूंगी इसे, ठीक है। अभी देखिए आपकी सन की पोजीशन कहीं यहाँ पे है। अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करेंगे तो आपका जो सन है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। कंट्रोल प्लस यू से वो यहाँ से आपका लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और कंट्रोल प्लस आई से वो आपका यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे टेलीपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये चीज होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यू और आई को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यू को प्रेस करने से क्या होगा, आपका जो टाइम है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और आई को प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। बट सबसे बेस्ट ये होता है कि आप यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करें एंड देन आप यहाँ से मैनुअली कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यू या फिर आई बटन को प्रेस करके मूवमेंट करते हैं तो आपको जो टाइम है उसकी स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से वो चेंज कर रहा है टाइम को, वो काफी ज्यादा टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ से, मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ शिफ्ट को प्रेस करना, राइट क्लिक के साथ ड्रैग करना, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको नाइट टाइम के अंदर भी सभी चीजें बिल्कुल जो रियल है वैसी मिलने वाली है। मतलब आपको स्काई, यहाँ पे स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मून भी मिलता है। तो मैं थोड़ा सा आपकी तरफ मूव करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मून भी मिल रहा है, ठीक है। इन सभी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, ये तो सभी सेटिंग हो गई कि आप उसको कीबोर्ड की हेल्प से नेविगेट कर पाते हैं, लेकिन जितना भी आपको स्काई दिख रहा है, चाहे वो डे टाइम हो चाहे वो नाइट टाइम हो, उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए एंडस्केप विंडो में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विजुअल सेटिंग्स, ठीक है, जिसमें काफी सारी तरह की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जाएंगे स्काई के ऑप्शन पे, ठीक है। तो स्काई के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी नाइट टाइम है तो आपको मून साइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो मून का साइज आप कितना रखना चाहते हैं, मैक्सिमम आप इसमें 1000% इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना डिटेल्ड आपको सभी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। आप इसको यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज को। मिनिमम 100% होगा, मैक्सिमम आपका यहाँ पर होगा 1000%, ठीक है। रोटेशन के अंदर क्या होगा, आपका जो स्काई होगा या फिर जो हमने साइट यहाँ पे यूज की है, बिकॉज यहाँ पर व्हाइट ग्राउंड है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको यहाँ पे साइट्स भी मिल जाती हैं। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर रखना है तो आप क्लियर चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेजर्ट रखना चाहते हैं तो आप डेजर्ट चूज कर सकते हो, तो डेजर्ट तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर आपको ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डे टाइम रखना चाहूंगी ताकि चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो। तो ये आपका फॉरेस्ट टाइम है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल जाते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन साइट मिल जाती है, आपको यहाँ पे टाउन एरिया मिल जाते हैं। तो जो भी आप HDRI चूज करना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइट ग्राउंड, बेसिकली व्हाइट ग्राउंड पे सेट रहता है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्काई बॉक्स का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बाहर से HDRI को लोड करा सकते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ मैं यहाँ पे एंडस्केप के जो स्काई है मैं उसी का यूज करूंगी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे स्काई बॉक्स को चूज करते हैं तो जो टाइम कंट्रोलिंग के ऑप्शन है, जो सन रोटेशन के ऑप्शन है, या फिर डे टू नाइट शिफ्ट करना, नाइट टू डे शिफ्ट करना, वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इन्हीं में से किसी ऑप्शन का यूज करना होगा। तो लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे माउंटेन्स को यूज करना है तो आप इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मैं यहाँ पे अर्बन एरिया चूज कर दूँ तो इस तरह के एरिया मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो रोटेशन का ऑप्शन था वो कुछ ऐसे वर्क करेगा। तो जो भी आपकी साइट है, अगर आप चाहते हैं कि बैक साइड में जो दिख रहा है उसके अलावा कुछ और यहाँ पे आपको विजिबल हो, तो यहाँ से आप उसमें रोटेशन यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं और 0 से 360 के बीच में आप रोटेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मूव करेंगे इस पोर्शन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर हम मूव करेंगे स्केचअप विंडो पे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है स्टार्ट एंडस्केप के जस्ट नेक्स्ट वाला, वो होता है लाइव अपडेट। लाइव अपडेट का मीनिंग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट है ना, ये हमने कोई भी एक एसेट यूज किया हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एसेट को या फिर जो मैं विजिबल है हम उसे यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड ये आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। अगर लाइव अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है और कोई भी चेंजमेंट आप अपने मॉडल के अंदर करते हैं, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी चेंजमेंट आप अपनी स्केचअप विंडो में कर रहे हैं एज इट इज इम्पैक्ट आपको एनस्केप विंडो के अंदर भी मिल रहा है। अगर आप डिलीट करते हैं या फिर आप उसको हाइड करते हैं कोई भी चेंजमेंट एक्स वाई जेड, वो एज इट इज इम्पैक्ट आपको यहाँ पर स्केचअप विंडो के अंदर भी मिलता है और साथ ही साथ में आपको सेम इम्पैक्ट एनस्केप विंडो के अंदर भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड किया तो मेरा जो मॉडल था वो यहाँ पे स्केचअप विंडो के अंदर भी आ गया और साथ ही में यहाँ पे मेरा इसके अंदर भी आ गया। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देंगे फिर आप कोई भी चेंजमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसे हाइड कर दिया, तो वो चेंजमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिला है, उसके लिए आपको लाइव एडिट को ऑन करना होगा और यहाँ से अगर आप अनहाइड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है सिंक्रोनाइज व्यू का। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो व्यू राइट नाउ आपका स्केचअप विंडो के अंदर एक्टिव है, जैसे जैसे आप मूव करेंगे ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केचअप विंडो पे मूव कर रही हूँ एज इट इज जो व्यू है वो मुझे यहाँ पर एंडस्केप के अंदर भी विजिबल हो रहा है। तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। सिंक्रोनाइज व्यू बेसिकली यूज तब किया जाता है जब आप मटेरियल पे या फिर आप लाइटिंग पे वर्क करते हैं, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ रखते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि जब आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज व्यू को ऑन रखते हैं तब आप यहाँ से पर्सपेक्टिव या फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को चूज नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज आप यहाँ से नेविगेशन मोड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, टाइमिंग वगैरह अभी भी आपके अंडर कंट्रोल है, तो जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डे टाइम मुझे रखना तो मैं यहाँ पे इसे रख सकती हूँ, लेकिन चेंजमेंट आपका यहाँ पे इसी विंडो से होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे चेंजमेंट स्केचअप विंडो पे करेंगे वो चेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तरीके से। तो अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होगा एंडस्केप ऑब्जेक्ट का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट्स मिल जाती हैं कि आपको लाइट को कैसे यूज करना है। यहाँ पर आपको साउंड्स मिल जाते हैं और एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे प्रॉक्सी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे लाइट का यूज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे मूव करती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन को मैं यहाँ पे ऑन कर लूंगी। ठीक है, तो जैसे इस पोर्शन के अंदर आपको लाइट को ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल लाइट का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट को यूज करूंगी और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइट को ऐड कर दूं जिसका जो जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे इन प्लांट्स की तरफ रहेगा इस तरीके से। जैसे ही आपने ऐड किया यहाँ पे इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाइट टाइम एक्टिव करना चाहूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर लाइट की या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी इल्यूमिनेंस कितनी है, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। 0 के अंदर है और जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करेंगे वो यहाँ पर आपका इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की विड्थ कितना है, विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेंथ कितना है, यहाँ से आप लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम रेक्टेंगल लाइट का और इस पोर्शन में यहाँ पे लाइट को ऐड करना चाहूंगी। इसे सिलेक्ट करना है मुझे, एम को प्रेस करना है और यहाँ पे मैं इसे लिटिल बिट बैक साइड की तरफ मूव करूंगी। इसकी जो विड्थ होगी उसे यहाँ से आपको लेंथ को आपको डिक्रीज कर देना, एक्चुअली विड्थ को आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इसी की मैं यहाँ पे कॉपी लूंगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप यहाँ पे कॉपी लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर आप एक ही इंटेंसिटी में या फिर विड्थ में लेंथ में यानी कोई भी आप उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो वो चेंजमेंट आपको सभी में विजिबल होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमने ऐड किया और फिर आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो इल्यूमिनेंस कितनी है वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, क्यू को प्रेस करेंगे रोटेशन कमांड के लिए और यहाँ से आप इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इम्पैक्ट आपको मिल जाता है। और सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है इनकी, उन सभी पोर्शन पे आप इसकी कॉपीज ले सकते हैं। एंड अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इसे मेक यूनिक कर दीजिए। फिर अगर आप इसमें चेंजमेंट करेंगे तो वो ओनली इस ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट होगा, बाकी सभी में नहीं होगा फिर वो चेंजमेंट। देखिए, ठीक है। तो जैसे आपकी यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट वर्क करती है, सेम तरीके से बाकी सारी लाइट भी इसी तरीके से वर्क करेंगी। और अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस भी कलर का आप इसमें लाइट ऐड करना चाहते हैं आपको उस कलर को चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के कलर तो चूज कर लेना है आपको, और यहाँ पे सिंपली बस आपको उसे अप्लाई करना है। जो भी जब आप चेंजमेंट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी तरह की लाइट का जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एसेट लाइब्रेरी। एसेट लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स जिन्हें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे काफी सारे तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली प्रॉक्सीज के अंदर है। सबसे दो बेनिफिट होते हैं एसेट लाइब्रेरी को यूज करने का। फर्स्ट, तो आपको रेंडर रेडी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, एंड सेकंड कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर हैवी नहीं होती है। जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट मैंने इन्हीं एसेट लाइब्रेरी के थ्रू प्लेस किए हैं। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके पॉलीगन्स है जिससे आप 3D वेयरहाउस से यूज कर सकते हैं। ये सभी वो कंपोनेंट्स हैं। इन जितने भी कंपोनेंट्स आपको इस तरह से प्रॉक्सीज के अंदर विजिबल हो रहे हैं, ये सभी कंपोनेंट आप एनस्केप से यूज कर सकते हैं, एनस्केप एसेट लाइब्रेरी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे। ये बेसिकली प्रॉक्सी है जो कि रेंडर में बिल्कुल सेम विजिबल हो रहा है जैसे कि आपका ये कंपोनेंट विजिबल हो रहा है। स्टिल ये जो कंपोनेंट आपको मिलेगा इसमें आपको थोड़ी हाई क्वालिटी मिल जाती है, बिकॉज जो जैसे फॉइलेज आपका वर्क करता है फिर वो सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी कंपोनेंट को यूज करें तो उसके अंदर आपको फिर एडिटिंग करनी होती है कि कितने रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, कितनी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, वो फिर आपको उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट में आपको कंट्रोल करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको एनस्केप कंट्रोल करके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए करना क्या है, जैसे आप यहाँ से एनस्केप एसेट लाइब्रेरी को ओपन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का पैनल विजिबल होता है जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है सर्च, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ट्री को प्लेस करना है तो आप यहाँ पे ट्री को सर्च करेंगे। अगर आपको कार को प्लेस करना है तो आप यहाँ पे कार को सर्च करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको यूज़ करने हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपकी कैटेगरीज हो जाती है। अगर ऑल पे सिलेक्टेड है तो देखिए इन टोटल आपको 3261 मॉडल्स एनस्केप प्रोवाइड कर रहा है जिसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर इसकी सब कैटेगरीज हैं, जैसे असेसरीज हो गई, एनिमल्स हो गई, कंस्ट्रक्शंस हो गए, फर्नीचर, हॉस्पिटल और ऐसी सभी कैटेगरीज हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये आपको कुछ मिल जाता है फेवरेट एंड न्यू। तो जितने भी न्यू मॉडल्स ऐड होते हैं वो आपको यहाँ विजिबल होंगे। एंड कोई भी मॉडल, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर आप उसको फेवरेट पे सेव कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 62 से 63 हो गया है और यहाँ पे फिर आपका ऐड हो गया है। तो फेवरेट के अंदर ऐड करना मस्ट होता है बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको बार बार यूज़ करना होता है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो आपको सभी के अंदर फिर उसको कैटेगराइज करने, तो फिर आपको सभी में उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनको सर्च करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली फेवरेट्स में जाएंगे और फेवरेट के अंदर आपने जितने भी मॉडल्स ऐड किए हुए हैं वो सारे मॉडल्स फिर आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तब देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लोड हो गया। तो जैसे फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे आपको कुछ पीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वो सभी ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने फेवरेट कैटेगरी में ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको इस ट्री का यूज़ करना है, वो चाहे आप यहाँ से यूज़ कीजिए फिर आपको यहाँ से यूज़ करना है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट कर देना है।
सो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आप प्लेस करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे भले ही आपका वो प्रॉक्सी फॉर्म में हुआ, लेकिन जो आपको यहाँ पे एंड्स के विंडो के अंदर मिल रहा है वो आपको यहाँ पे ट्री ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से किसका यूज़ कर सकते हैं, एसेट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। ये ऑप्शंस आपको जो एंडस्केप के थर्ड वर्जन यानी 3.0 के जो लेटर वर्जन है उन सभी के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। पुराने वर्जन के अंदर अगर आप 2.8 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2.7 या फिर 2.6 यूज़ कर रही है, उससे ओल्डर वर्जन है, उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी आपको कुछ कंपोनेंट्स एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है जो कि डेफिनेटली रेंडर रेडी होते हैं, आपको उस पर कोई भी चेंजमेंट करने की नीड नहीं होती, उन्हें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड है, तो आप कैटेगरी वाइज भी इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी मटेरियल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूज़ करना है वुड मटेरियल, तो आप यहाँ से वुड को चूज़ करेंगे। तो 43 नंबर ऑफ वुड मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पे 392 मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल प्लाईवुड, या फिर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट सिलेक्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, देखिए जितने मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही यहाँ पे आपके इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर जब आपको एक को इम्पोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक ही को चूज़ करें एंड देन आप उसे इम्पोर्ट करें, क्योंकि फिर वो मटेरियल आपका सिलेक्ट होता है तो फिर आप उसको डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं जिस भी कंपोनेंट पे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इसे मैंने यूज़ कर लिया, इसे क्रॉस करेंगे, एक दफ़ा हम यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ब्रिक बॉन्ड आपको चूज़ है। फिर जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे ये इस पार्ट में करना है तो क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन है। ठीक है, स्टिल अगर आप उसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किस का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, एंडस्केप मटेरियल एडिटर। इस ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी मटेरियल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस मटेरियल की सभी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं। तो यहाँ से वो सभी मटेरियल्स हैं जो आपके राइट नाउ आपने अपने मॉडल में प्लेस किए हुए हो, तो सभी मटेरियल्स आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। टाइप यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के टाइप हैं, जेनरिक है, कारपेट है, क्लियर कोट, फॉइलेज, ठीक है, आपको ग्रास मिल जाता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड और लास्टली आपको वाटर मिल जाता है। 90% केसेस के अंदर आप यहाँ पे जेनरिक को यूज़ करते हैं, या फिर अगर कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट है जैसे कारपेट के अंदर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी फर आपको एडिशनली मिल जाता है। क्लियर कोट के अंदर आपको एक शाइनिंगनेस एडिशनली मिल जाती है, तो वो फिर कैटेगरी वाइज चूज होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर हम यहाँ पे जेनरिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जेनरिक को यूज़ करेंगे और ये सभी फिर उसके आपको टाइप्स मिल जाते हैं एंड ये सभी फिर आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं कि एल्बेडो क्या है। एल्बेडो का मीनिंग होता है टेक्सचर को ऐड करना। किसी भी पीवीआर मटेरियल को बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करना होता है कि डिफ्यूज़ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए, शाइनिंगनेस कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जैसे एल्बेडो एल्बेडो कंट्रोल करता है आपका टेक्सचर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो ये बेसिकली इसका टेक्सचर है कि किस तरह का इमेज या फिर किस तरह का टेक्सचर आपको रेंडर के अंदर विजिबल हो रहा है। तो ये उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। फिर ब्राइटनेस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसे डार्क करेंगे वो ब्लैकिश टोन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका टेक्सचर भी रिमूव हो जाता है। जो यहाँ पे आपको इस तरह के जो आपको लाइनिंग्स विजिबल हो रही है, ये बेसिकली बम्पनेस होती है, इसे हम यूज़ करते हैं लेवल्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा नॉर्मल मैप, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टेक्सचर, जो आपको टेक्सचर्स मिल रहे हैं ये टेक्सचर्स आपको एट द एंड नहीं मिलेंगे, पूरा आपको कंप्लीट ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको रोटेट करना है टेक्सचर को तो आप यहाँ पे इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये रहेगा, यहाँ से हम इसे बैक करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कलर क्या है, अगर आप यहाँ पे किसी भी स्लॉट को यूज़ करें, किसी भी इमेज को यूज़ करें, तो इस ऑप्शन पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कलर को प्लेस करना होगा। ठीक है, लिटिल बिट मुझे इसे डार्क करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को रिड्यूस नहीं करूँगी, इवन मैं इसके अंदर टिंट कलर को ऐड करूँगी।
ठीक है। तो थोड़ा डार्क करना चाहते हैं मुझे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई ग्रे टोन ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई डार्क ब्राउन टोन ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर उस शेड का एक टिंटनेस ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल इसे आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से भी आप इसे मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसा टोनिंग आप यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ इस कलर का टोन ऐड करना है। तो इस केस में क्या हुआ कि आपको जो टेक्सचर था वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है और साथ ही में आपका जो कलर था वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो टेंट कलर का यूज आपको इस तरीके से कर सकते हैं। इमेज फेड बेसिकली इस इमेज को जो टेक्सचर आपने यूज किया उसे फेड करने के लिए। तो अगर आप 0 कर देंगे तो यहाँ से उसकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल फेड हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर विजिबल होगा। ठीक है, फेडिंग का मतलब वही होता है, और अगर आप 100 कर देंगे तो वो एज इट इज इम्पैक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है हाइट मैप, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके अंदर लेवल्स कितने हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को 0 कर देती हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी राइट नाउ सिर्फ आपका टेक्सचर है। टाइप के अंदर आप यहाँ से 3 तरीके से हाइट को ऐड कर सकते हैं, जो कि बम्प के थ्रू हो जाता है, नॉर्मल के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, इवन आप डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बम्प और नॉर्मल हम यूज करते हैं यहाँ पे सिर्फ इम्पैक्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो या तो आप बम्प का यूज करेंगे या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल का यूज करेंगे। और अगर आपको एक्चुअली में इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है या फिर आपको लेवल्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप का चूज करते हैं। ठीक है, एंड देन ये सभी चीज़ें कंट्रोल करती हैं अमाउंट की, अमाउंट आप कितना यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बम्प के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बम्प है। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि बम्प और नॉर्मल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस दोनों का यूज हम करते हैं इम्पैक्ट को ऐड करने के लिए, तो इन दोनों के अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बम्प मैप बेसिकली आपका ब्लैक एंड व्हाइट मैप होता है और नॉर्मल मैप जो होता है वो आपको यहाँ पे आरजीबी वैल्यू पे वर्क करते हैं। तो अगर आप बम्प मैप को क्रिएट कर रहे हैं तो ये मैप का यहाँ पर कोई यूज नहीं होता है, तो इससे मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी। तो अभी देखिए बम्प ऐड नहीं है। और अगर आप एंडस्केप का यूज करें तो सबसे बेस्ट फीचर जो एंडस्केप का मुझे लगता है वो ये है कि आप सिर्फ सिंगल इमेज के थ्रू अपने मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज एल्बेडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो आपके लिए एक मैप अरेंज कर देगा, आपको यहाँ पे विजिबल भी होगा। ठीक है, और जब भी आप यहाँ पे बम्प के अंदर वर्क करें तो मेक श्योर आप इमेज फेड को ऑफ कर दें, सो दैट आपको यहाँ पर टेक्सचर भी विजिबल होते रहे कि किस तरह से बम्पनेस ऐड हो रही है। तो यहाँ से आप इसमें अमाउंट को कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव -10 तो कुछ इस तरीके से मिलेगा और पॉजिटिव +10 कुछ ऐसा मिलेगा, जो कि गलत डायरेक्शन के अंदर है। एक्चुअली के अंदर जो ये वाली लाइन होगी वो मेरी डाउन की तरफ जाएगी, वो बस चेंज होता है कि जिस तरह का मटेरियल आप बना रहे हैं वो हर केस के अंदर चेंज होगा। तो मेक श्योर आप जब भी इस फैक्टर के ऊपर वर्क करें तब इमेज फेड को यहाँ से नेगेटिव कर दें, 0% कर दें, और देन आप यहाँ से अमाउंट पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो अमाउंट आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, इमेज फेड को ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे बहुत माइनर करना है तो मैं सिर्फ इतना इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा नॉर्मल मैप आपका वर्क करेगा किस टेक्सचर के अंदर, यहाँ से आप नॉर्मल मैप को चूज कर लीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए। और यहाँ से आप क्या करेंगे, यूज एल्बेडो का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर ही होता है, तो इसके अंदर भी आपको देखिए बस जो अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अरे क्या वो, तो यहाँ से आप इसमें अमाउंट को मैनेज कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आप रखना चाहते हैं। तो राइट नाउ मैं यहाँ से बम्प को यूज़ करूँगी और यूज़ एल्बेडो के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, और लिटिल बिट मैं यहाँ से इसकी जो अमाउंट है उसे डिक्रीज करूँ कि मुझे बिल्कुल लाइट इम्पैक्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह के अंदर, और ये आपका यहाँ पे रफनेस मैप होगा। और अगर सेम आपको कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, फोल्डर पे आप जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाता है रिफ्लेक्शंस का, जो कि कंट्रोल करता है कि कितने रिफ्लेक्शन आपके पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर ऐड है। अगर आपका यहाँ पे टेक्सचर्स ऐड है, अगर अपने मटेरियल को
या फिर अगर आपने इमेज को ऐड किया हुआ है, अपने बिटमैप यूज़ किया हुआ है, तो आपको यहाँ से रेफरेंस टैब का ऑप्शन नहीं मिलता, वो सभी चीज़ें फिर ये कंट्रोल करते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पे इस मैप का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको जो टैब मिला हुआ है वो यहाँ पे रफनेस का मिला हुआ है। मतलब जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा रफ सरफेस आपको मिलेगा, और जितनी ज़्यादा आप इस वैल्यू को कम करते हैं, उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस आपको मिलता है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे यूजर विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो रिफ्लेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है आपका? यहाँ से आपका कंट्रोल कर रहा है जिस मैप के रंग आपने इसमें ऐड किया। तो मैं लिटिल बिट इसके यहाँ पे इन्वर्ट करूंगी इसे, ताकि मुझे रिफ्लेक्शन कम मिले, तो यहाँ पे मैं इसे ऐड करूंगी। देन यहाँ पे आपको मेटेलिक का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से अगर आपको किसी भी सर्फेस को मेटल बनाना है, तो आप यहाँ पे इसे इंक्रीज कर सकते हैं मेटालिक वैल्यू को, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे 0 रखेंगे। स्पेक्युलर वैल्यू में भी आप वर्क कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल करता है कि कितनी ज़्यादा, स्पेक्युलर वैल्यू बेसिकली कंट्रोल करता है फ्रेजनल इंटेंसिटी को। ठीक है, तो मोस्ट रियल सरफेस के लिए 50 ही होता है, बाकी अगर आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो सेरेमिक के लिए 70 है। ठीक है, आपका यहाँ पे नॉन मेटेरियल्स के लिए 0 है। इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का, जहाँ पे देखिए आपको दो तरीके के ऑप्शन मिल जाता है, कटआउट एंड यहाँ पे मिलता है ट्रांसमिटेंस। तो ये हम यूज़ करते हैं जब आपको किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बनाना होता है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बाकी आपको यही टाइप मिलेंगे। एंड यहाँ से देखिए फिर अलग अलग टाइप है। अगर आप कारपेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कारपेट का यूज़ करना है। बस उसके अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर आपको दो चीज़ें और मिल जाती है, फर सेटिंग्स। आपको कितनी हाइट रखनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हाइट वेरिएशन है। अगर आप हाइट वेरिएशन 0 रखते हैं, तो जितने भी फर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सभी की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। और अगर आप यहाँ पे हाइट वेरिएशन को ऐड कर देते हैं, फिर उसमें वेराइटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, फिर क्लियर कोट है, तो आपको एक जो शाइनिंग मैंने आपको फैक्टर बताया था, वो इसके अंदर ऐड होके मिलता है। यहाँ पे कार वगैरह के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉइलेज के अंदर अगर आप जैसे कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जेनरिक की चूज़ करूँगी, और साथ ही में मेटलनेस को यहाँ पे 0 कर दूंगी, ताकि जैसा एक्चुअली में वुड मटेरियल होता है वैसा आपको यहाँ पे इम्पैक्ट ऐड होके मिले। बाहर जाएंगे इससे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ये मटेरियल है इसके अंदर हमें फॉइलेज ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप बी को प्रेस करेंगे, और सबसे पहले आपको इस मटेरियल को सेलेक्ट करना है। देखिए ऑटोमेटिकली फॉइलेज के अंदर ऐड है ये, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे चूज कर देती हूँ जेनरिक के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिलता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको मिलेगा। वो भी कब मिलता है? जब यहाँ से आपकी जो सन है, जो रेज है, वो इसके ऊपर आपकी मिलती है। तो इसको भी हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देख लेते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लीफ के ऊपर। ठीक है, डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा मिलता है ये, लेकिन जैसे आप यहाँ पे इसमें फोलियज ऐड कर देते हैं, आपको एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे फील होती है। ये आपका जेनरिक है, इसमें कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आपको मिलता है, और फॉइलेज के अंदर आपको इस तरह का इम्पैक्ट मिलता है। बाकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो आपकी यहाँ पे सेम रहेंगी। इस फैक्टर के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप मिलता है ग्रास का, जो कि हम यूज़ करते हैं ग्रास वगैरह के अंदर। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी मटेरियल के अंदर इस तरह की, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट में इस तरह के मटेरियल ऐड है, उन सभी के अंदर ऑटोमेटिकली जो ग्रास है वो भी आपको विजिबल हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो टाइप है वो ग्रास के अंदर चेक्ड है। अगर आप इसे जनरेट कर देते हैं, और यहाँ से एक चीज़ और आपको करनी है कि इसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे मिलता है ग्रास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे एक शेप बना लेती हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये पार्ट, फॉर एग्जांपल इस पार्ट के अंदर आपको ऐड करना है ग्रास मटेरियल को। तो हम नॉर्मली करते क्या है, कोई भी मटेरियल को जब आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ लैंडस्केप फेसिंग, मतलब कोई भी ग्रास आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, मटेरियल को आप अप्लाई करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको ग्रास ऐड होके मिलती है।
है ना? लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये बेसिकली इस वजह से है बिकॉज़ इसके नेम में ग्रास वर्ड ऐड है। अगर आप इस वर्ड को यहाँ से हटा देते हैं, जो टेक्सचर्स आपको यहाँ पे विज़िबल होंगे ग्रास के अंदर, वही टेक्सचर्स आपको मिलते हैं। बिकॉज़ एंडस्केप जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करता है, काफ़ी सारे तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर एंडस्केप आपका वर्क करे। जैसे अगर आप एल्यूमीनियम वर्ड ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे एल्यूमीनियम बिहेव करता है, उस तरह का इम्पैक्ट आपको मिल जाता है उसमें, ठीक है? ये भी मैं आपको विज़िबल कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट है, इसे मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया, ठीक है? ओनली इस पोर्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक कलर चूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर पे गई एंड लेट्स सपोज इस कलर का आपको ऐड करना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे मटेरियल ऐड किया, लेकिन अभी देखिए कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्री के अंदर जाके इसमें वर्ड ऐड करूँगी एल्यूमीनियम, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपको जो टेक्सचर है वो यहाँ पे एल्यूमीनियम जैसा बिहेव करता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे मेटल वर्ड ऐड करते हैं, तो वो मेटल की तरह भी यहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे वर्ड ऐड करते हैं सेरेमिक, तो देखिए जैसे सेरेमिक आपका टेक्सचर होता है, टाइलिंग वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, वैसे इम्पैक्ट आपको मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे तरह के कीवर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको बताने का मीनिंग ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर यहाँ से चेंजमेंट करें, मटेरियल एडिटर के अंदर से चेंजमेंट करें। आप कीवर्ड्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो आप डिफ़ॉल्ट ट्री पे अंदर जाएँगे और लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ से ग्रास वर्ड को हटा दिया, तभी नॉर्मली टेक्सचर हो गया है। एंड स्टिल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम एंडस्केप मटेरियल एडिटर के ऑप्शन पे एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके टाइप को चेंज कर देंगे ग्रास में। जैसे आप इसके टाइप को चेंज करते हैं तो बाकी सारी सेटिंग तो सेम रहेगी, देन यहाँ पे इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती है कि ग्रास की हाइट कितनी है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और सेकेंड, जैसे कारपेट के अंदर कारपेट वेरिएशन होती है, हाइट वेरिएशन होती है, सेम फैक्टर आपको यहाँ पे भी ऐड होके मिलता है। तो अगर हाइट वेरिएशन 0 होगी तो ग्रास की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी, और अगर हाइट वेरिएशन ज़्यादा होगी तो किसी ग्रास की लेंथ ज़्यादा होगी और किसी ग्रास की लेंथ आपको यहाँ पे कम मिलेगी। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एंडस्केप टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज क्लाउड्स का, लेकिन इन ऑप्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी फाइनल सेटिंग से पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो लाइव सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे ऑफ करना चाहूँगी, तो एंडस्केप को आप यहाँ से ऑन करेंगे और लाइव सिंक्रोनाइजेशन को आप यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से मिनिमाइज, उसके बाद आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए, टेलीपोर्ट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर एंड देन आप यहाँ से इसे मूव करेंगे, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है सेव फ्रेम। सेव फ्रेम बेसिकली करता है क्या है, जब आप रेंडरिंग करते हैं, फाइनल रेंडर पे पहुँचते हैं, तो उस केस के अंदर आपको जो व्यू मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एंड राइट नाउ लैंडस्केप के अंदर जो आपको व्यू मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेव फ्रेम को ऑन कर लेते हैं, तो जितना भी पोर्शन आपके यहाँ पे ब्लैक हो गया है वो बेसिकली पोर्शन आपका रेंडरिंग के अंदर विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है पर्सपेक्टिव व्यू का, इसमें आप 3D के अंदर वर्क कर सकते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपकी एक एक्सिस लॉक हो जाती है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देख सकते हैं व्यू को, इसमें टिल्टनेस आपको नहीं मिलेगी। और ऑर्थोग्राफिक में आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है, ठीक है? तो अगर आपको 3D फ्लोर प्लान बनाना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 3D फ्लोर प्लानिंग के लिए होता है और मैक्सिमम यहाँ पे या तो पर्सपेक्टिव व्यू का यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, फ्लाई मोड एंड वो मोड के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा VR हेडसेट का, जिससे आप यहाँ पे इसको 3D के अंदर भी वॉच कर सकते हैं कंप्लीट सीन को। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है विजुअल सेटिंग्स का, जिसमें आपको काफ़ी सारे तरह की सेटिंग्स मिल जाती हैं। जैसे स्टाइल है तो आप यहाँ पे स्टाइल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अभी मोड आपको नन मिल रहा है, वाइट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। वाइट मोड के ऊपर या फिर पॉलिएस्टर मोड के ऊपर हम तब वर्क करते हैं जब हम यहाँ पे लाइटिंग के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है? तो चाहे आप डे टाइम में वर्क कर रहे हो या फिर आप नाइट टाइम में वर्क कर रहे हो, इवनिंग है, सनसेट है, कोई भी आपका टाइम हो सकता है। अगर आप लाइटिंग पे वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मोड को या तो वाइट चूज करना है या फिर आपको पॉलिएस्टर मोड यूज करना है। लाइट व्यू के अंदर आपको जो कंप्लीट सीन है वो बेसिकली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ पर बर्निंग होगी, वहाँ पर आपको रेड कलर विजिबल होगा, और जहाँ पर लाइटिंग नहीं है,
जहाँ पर बर्निंग नहीं है वहाँ पर आपको ब्लू कलर विजिबल होता है। जैसे इस पोर्शन के अंदर डार्कनेस है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिल रहा है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग विजिबल हो रही है वहाँ पर आपको रेड कलर है, और ऐसे वो पूरा वेरिएंट वर्क करता है। तो जब हम रेंडरिंग के ऊपर वर्क करते हैं तो हम यहाँ से इसको नन पे चूज करते हैं, ठीक है। और अगर लाइटिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वाइट या फिर पॉलिएस्टर मोड यूज करते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है आउटलाइन का, जिसमें आप आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आउटलाइन मेरी 0 होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको टेक्सचर के अंदर आउटलाइन नहीं मिलेगी, और जो एजेस होती हैं, मैं बेसिकली उनकी बात करूँ तो एजेस के ऊपर आपको लाइनिंग नहीं मिलती है। और अगर आप यहाँ से आउटलाइन को इंक्रीज कर देते हैं तो हर एक एज के अंदर आपको कुछ इस तरीके की लाइनिंग मिल जाती है। तो अगर आप स्केची फॉर्म चाहते हैं तो आप यहाँ से आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल क्लियर मोड चाहते हैं, रियलिस्टिक मोड चाहते हैं, तो आप यहाँ से आउटलाइन को 0 रखेंगे। लेकिन एजेस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर इसको 2 to 3% रखते हैं, ताकि जितनी भी एजेस हैं वो भी आपकी साथ साथ में यहाँ पे डिफाइन हो जाए। कैमरा के अंदर वही सभी ऑप्शन है, परस्पेक्टिव, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव या फिर ऑर्थोग्राफिक। तो इनके ऊपर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ऑटो एक्सपोजर कंट्रोल करता है ब्राइटनेस को, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑटो एक्सपोजर के टर्म में। और अगर आप ऑटो एक्सपोजर को ऑन रखते हैं तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टैप के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। डिफॉल्ट ई वैल्यू आपकी 50 होती है, बट डिपेंड करता है कि किस तरह का आप यहाँ पे व्यू पे वर्क कर रहे हैं। तो उस केस में आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू कंट्रोल करते हैं कि कितना पोर्शन, कितना व्यू आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैक्सिमम ये आपका 140 होता है और मिनिमम आपका यहाँ पर ये होता है 10 डिग्री। तो इसमें आपको जूम इन जूम आउट वाला फैक्टर ऐड हो जाता है। डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर होता है 90 डिग्री, बट मोस्ट प्रोबेबली केसेस के अंदर हम यहाँ पर इसको 60 to 70 यूज करते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो आपको रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर मिले। 60 to 70 के मिड के अंदर हम इसकी वैल्यू को चूज करते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर। डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करते हैं कि कितना ज्यादा पोर्शन या कितना ज्यादा बैकग्राउंड आपके यहाँ पे ब्लरी है। जितना ज्यादा यहाँ पे आपका जैसे 100 है तो आपको कंप्लीटली पोर्शन आपको ब्लर विजिबल हो रहा है, और ऑटो फोकस यहाँ पे ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करे कि किस पॉइंट के ऊपर इसको फोकस करना है। अगर आप यहाँ से ऑटो फोकस को ऑफ कर देते तो आपका यहाँ पे फोकल पॉइंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फोकल पॉइंट कंट्रोल करता है कि किस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो जहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक शाइनिंग फील होती है जिस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर आपको शाइनिंग फील हो रही है, जैसे अभी यहाँ पे हुई थी, है ना। तो इस पोर्शन के अंदर क्या होगा कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर विजिबल होंगी। और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड और फोकल पॉइंट दोनों को ही कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि जस्ट आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, ब्लर्ड हो जाए। बाकी ये फिर यहाँ से आप वर्क करेंगे फोकल पॉइंट के डिस्टेंस पे। रेंडरिंग क्वालिटी डिसाइड करती है कि कितना ज्यादा क्लियर आपका रेंडर है। यहाँ पे आपको 4 तरीके की तो यहाँ पे आपको 4 तरह के लेवल्स मिल जाते हैं। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल रफ रेंडरिंग आपको मिलती है। और यहाँ पे देखिए मीडियम और हाई को यूज करते हैं जब हम इसमें चेंजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये क्वालिटी आपके यहाँ पे ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ना तो आपको यहाँ पे शेडो का इम्पैक्ट अच्छा मिलता है, ना पे आपको ना यहाँ आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट अच्छा मिलता है। तो ये बिल्कुल ड्राफ्ट क्वालिटी होती है, मतलब मिनिमम यूज होता है इसमें आपके ग्राफिक कार्ड का। यहाँ से देन मीडियम क्वालिटी हो जाती है, और ऐसे ऐसे करके क्या होती है यहाँ पे जो क्वालिटी होती है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको हाई या फिर अल्ट्रा पे रखते हैं, बट एट द एंड जब आपको यहाँ पे एनिमेशन या फिर आप यहाँ पे वॉक थ्रू या फिर आप रेंडरिंग ले रहे हैं तो मेक श्योर आप इसको अल्ट्रा के ऊपर सेट करें, ताकि सबसे बेस्ट क्वालिटी जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये आप वर्क कर सकते हैं। इमेज के अंदर आपको इमेज कंट्रोलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अगर आप हाईलाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो, है ना। तो हाईलाइट के से क्या होता है कि जो पोर्शन के अंदर आपको हाईलाइटिंग मिल रही है उस पोर्शन के अंदर आपको ब्राइटनेस भी फील होती है। शेडो कंट्रोल करता है डार्कनेस या फिर लाइटनेस किसी भी चीज के शेडो की। तो यहाँ पे इसे भी वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली 50 होता है, नॉर्मली 0 होता है। सेचुरेशन कितना ज़्यादा कलर आपका ऐड है, अगर आप इसके वैल्यू को 0 कर देते हैं तो आपको फुली ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर यहाँ पे विजिबल होते हैं। और जितनी वैल्यू को आप यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके अंदर कलरनेस मिलती है। नॉर्मली इसकी वैल्यू 100 होती है, तो मैं इसकी वैल्यू को, अगर आपको डीसेचुरेटेड करना है इमेज को तो आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। और सेचुरेशन इंक्रीज करने के लिए, कलर्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 102 रखूंगी। कलर टेम्परेचर कंट्रोल करता है कि कितनी ज़्यादा जो येलोनेस या फिर ब्लूनेस होती है
कलर टेम्परेचर कंट्रोल करता है टोन, कलर टेम्परेचर कंट्रोल करता है टोन को। जितनी ज़्यादा जो टेम्परेचर उसका आपका रिड्यूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा येलो टोन आपको यहाँ पे फील होती है। और जितना ज़्यादा आप कलर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, एक आपको ब्लू वाइब यहाँ पे मिलती है, एक कूलर वाइब मिलती है। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी यहाँ पर 6600 होती है, तो हम इसकी वैल्यू को या तो बिल्कुल मिनिमल सा डिक्रीज़ करते हैं अगर आपको डे टाइम में वर्क कर रहे हो, इवनिंग टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए हम इसकी वैल्यू को लिटिल बिट इंक्रीज़ करते हैं। बहुत माइनरली आपको इस पे वर्क करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको 6000 के समथिंग रखूँगी, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप रखेंगे 6000, ठीक है? ये बेसिकली आपको कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें मोशन ब्लर आप यूज़ कर सकते हैं। लेंस फ्लेयर है, लेंस फ्लेयर आपको यहाँ पे इस तरह के इम्पैक्ट में मिलता है, तो उसके लिए जो सन ब्राइटनेस है उसे मैं यहाँ से डिक्रीज करूँगी, ठीक है? और फिर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं लेंस फ्लेयर ऑप्शन को। तो इस तरह का जो इम्पैक्ट है, ये जो आपको जितने भी इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, ये लेंस फ्लेयर कंट्रोल करता है। ज़ीरो के अंदर ये आपको नहीं मिलते हैं, और जितना ज़्यादा आप इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपको इसमें मिलेगा। ब्लूम कंट्रोल करता है कि कितना ज़्यादा, जैसे ब्लूम अगर इफेक्ट अगर ज़ीरो कर देते हैं, तो जैसे आपका सन क्लियरली विजिबल होता है वैसा आपको विजिबल होगा। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ब्लूमिंग को सन के साथ भी, इवन किसी भी लाइटिंग के साथ भी, ठीक है, ब्लूमिंग क्या करता है वहाँ पे इस तरह का जो एक सॉफ्टनेस होती है वो आपके इम्पैक्ट में ऐड कर देता है, ठीक है? तो 15 to 20 होती है ये, तो अभी के लिए मैं इसको 20 या फिर 15 ही यूज़ करूँगी, ठीक है? लेंस फ्लेयर को भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 50, मैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जहाँ-जहाँ पे आपको लाइटिंग विज़िबल हो रही है, ओनली वहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट मिले। विंड यहाँ पे कंट्रोल करता है जो आपकी कॉर्नर्स होते हैं। जितनी ज़्यादा आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा जो कॉर्नर होंगे, वो आपको यहाँ पे डार्क मिल जाते हैं, ठीक है? एक ब्लैकनेस इसमें ऐड हो जाती है। 0 कर देंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू को आप यहाँ पे बढ़ाएँगे, उतना ही ज़्यादा जो पोर्शन होगा, साइड पोर्शंस होंगे, जो एजेस होंगे, वो यहाँ पर आपके मिक्स हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से एक इफेक्ट आपको मिलता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसमें बहुत माइनर से इम्पैक्ट आपको मिलता है सन और स्काई के अंदर। इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो इम्पैक्ट आपको मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 है, तो इससे जितनी भी लीव्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर मिल रही हैं। ठीक है, सभी के साथ वर्क करेगा, चाहे वो आपकी लीव हो, चाहे वो आपका यहाँ पे कोई भी एज भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। बट मेक श्योर उसमें आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट ऐड होना चाहिए, ठीक है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। ये नॉर्मली आपका 25 होता है, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर आप यहाँ से फोग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी रख देंगे इसकी, उतनी ही ज़्यादा आपकी सीन में फोग ऐड होगी, ठीक है? 0 के अंदर बिल्कुल भी फोग नहीं है। नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट आपकी 10 होती है। फिर आप यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हैं कि इतनी हाइट के अंदर आपकी यहाँ पे फोग ऐड हो रही है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। ये देखिए, सन ब्राइटनेस कंट्रोल करता है कि आपका सन कितना ब्राइट है। डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू आपकी 80 टू 85 के मिड में मिलती है, जैसे 80 आपको मिल रहा है, बट वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। तो हम इसकी वैल्यू को 20 टू 30 के मिड में यूज़ करते हैं। इसमें आपको मोस्ट रियलिस्टिक जो ब्राइटनेस का इम्पैक्ट होता है वो आपको मिल जाता है। नाइट स्काई ब्राइटनेस कंट्रोल करती है इवनिंग स्काई को। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक से ड्रैग करती हूँ, तो ये देखिए, ये आपको नाइट स्काई मिल रहा है। अभी इसका ब्राइटनेस कितना है, 0 कर देंगे, आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट मिलेगा, और जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्काई है यहाँ पर आपका ब्राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेडो शार्पनेस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सन का यूज़ करूँगी, डे टाइम यूज़ करूँगी, दैट मीन्स देखिए अभी शेडो शार्पनेस यहाँ पे 0 है, तो जितनी भी शेडोज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, वो सभी शेडो आपको बिल्कुल सॉफ्ट मिलेंगी। अगर आप शेडो शार्पनेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट आपको शेडो मिलती है, मतलब उसको बिल्कुल शार्प शेडो मिलती है। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस कंट्रोल करता है कि जितनी भी लाइटिंग आपने ऐड करी है उसकी उनकी ब्राइटनेस कितनी है, तो वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लाइट्स को ऐड किया था, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नाइट मोड को, ठीक है? देखिए मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है।
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विजुअल सेटिंग्स के ऑप्शन पे। तो इस पर्टिकुलर लाइट की ब्राइटनेस कितनी है वो आप डायरेक्टली वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंडस्केप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, या फिर आप इसको इस ऑप्शन को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप इसकी इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इसका इंक्रीज हो जाता है। तो इस वैल्यू के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। नॉर्मली ये वैल्यू आपके यहाँ पे 100 होती है। एंड सेम तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलता है एम्बियंट ब्राइटनेस का। विंड कंट्रोल करता है इंटेंसिटी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे विंड के अंदर, एक आपको मिलता है इंटेंसिटी, एक आपको मिलता है डायरेक्शन एंगल। तब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मूव कर तो मेरे जो ट्रीज हैं वो भी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, भाई कितनी इंटेंसिटी से यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो विंड होगी वो यहाँ पर अफेक्ट करेगी। ठीक है, इंटेंसिटी को अगर आप जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो मूवमेंट है ट्रीज वगैरह के अंदर वो आपको विजिबल नहीं होती है। ठीक है, इस इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दो चीज़ों पे फर्क डालती है, एक है वाटर पे ऊपर और एक है आपके ट्रीज वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम आप 7 to 8 या फिर 10% तक ज़रूर रखिएगा इसे, ताकि आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट ट्रीज वगैरह पे भी मिले और जो वाटर है आपको वो भी यहाँ पर फ्लो करे। ठीक है, वाटर ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम वर्ड ऐड किया था, आपको सिंपली यहाँ पे वाटर वर्ड को ऐड करना है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जैसा वाटर बिहेव करता है उसको चेंज कर देगा। फिर यहाँ पर होता है डायरेक्शन एंगल कि किस डायरेक्शन में आपकी जो विंड है वो फ्लो कर रही है, तो आप यहाँ से डायरेक्शन एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 360 रहेगा, फिर आप यहाँ से देखिए चेंज कर करके देख सकते हैं इसमें। तो जिस एंगल के अंदर आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। स्काई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको और मिलता है आउटपुट का। आउटपुट के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं रेजुलेशन वगैरह को, कि कितना रेजुलेशन आप रखना चाहते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर अगर आप सिर्फ नॉर्मल इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं आरजीबी वैल्यू में तो आपको इस ऑप्शन को टिक करने का नीड नहीं है। और अगर आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी और डेप्थ चैनल भी आपको यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। एंड इसका रेंज कितना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ करूंगी। एंड डिफॉल्ट जो आपकी फाइल फॉर्मेट है वो क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जेपीजी आपको रखना है, ईएक्सआर रखना है, टीजीए रखना है, पीएनजी रखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जेपीजी रखना है तो नेक्स्ट टाइम मैं जितना भी इमेजेस सेव करूंगी डिफॉल्ट उसका फॉर्मेट जेपीजी रहेगा, बट हाँ स्टिल आप उसको चेंज कर सकते हैं और ये आपका डिफॉल्ट फोल्डर होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नेमिंग क्या होगा कि आपको यहाँ पे नेम डालने की भी नीड नहीं है, वो जैसे आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे वो डायरेक्टली आपका सेव कर देगा। फिर यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट वो है जब हम वीडियो सेक्शन में जाएंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो आप डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैनोरमा के अंदर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाई को चूज करूंगी ताकि जब मैं उस पर वर्क करूँ तो वो मेरे हाई रेजोल्यूशन में सेव हो जाए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम है तो डेफिनेटली सबसे बेटर क्वालिटी में आपको मिलेगा। और यहाँ से आप FPS चूज कर सकते हैं। तो मिनिमम 25 रहता है आपका, मैक्सिमम आप इसमें 120 तक भी चूज कर सकते हैं, बट 30 इनफ है। हाँ, अगर आप स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड करें तो आप यहाँ पे 60 भी चूज कर सकते हैं। नॉर्मल वीडियोस के लिए 30 FPS इनफ होता है। तो ये सभी सेटिंग आपकी विजुअल सेटिंग्स रहेंगी, इसे मैं यहाँ पे क्रॉस करूंगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होम टैब होता है। तो अगर आप किसी भी सेटिंग को ओपन किया हुआ है तो आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आपका मतलब मिनिमम जो आपका मेन स्क्रीन है वहां पे आपको विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलता है व्यू मैनेजमेंट के लिए। तो जितने भी सीन्स मैंने ऐड किए हैं स्केचअप व्यू के अंदर या फिर अगर आप रेविट पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपने ऐड किए हैं तो आप डायरेक्टली सीन टू सीन बाय शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे वर्क करना है सीन नंबर 12 पे या फिर सीन नंबर 11 पर। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सीन्स पे वर्क करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीन 2 में यहाँ पे चूज करती हूँ और फटाफट से जितना भी विजुअल सेटिंग्स था उसके ऊपर आपको वर्क कर लेना है। तो सेटिंग्स आपको समझ आ गई होंगी। मेन हमें वर्क करना होता है यहाँ पे सन ब्राइटनेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसे रखूंगी अराउंड 7 to 8%। एक्सपोजर पे ऊपर आपको वर्क करना है तो मैं यहाँ पर इसे रखूंगी 52% के समथिंग। इनफ लग रहा है ये। रेंडरिंग क्वालिटी, डेप्थ ऑफ फील्ड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटो फोकस को हम यहाँ से ऑन रखेंगे। ठीक है, एक्सपोजर हो गया, आउटलाइन आप इसमें डिसाइड करेंगे।
यहाँ पे शेडोज आप इसमें इंक्रीज करेंगे ताकि थोड़ा सा डार्क एरिया आपको यहाँ पे मिले। सेचुरेशन जो है वो यहाँ पे आपकी 103 टू 1, सेचुरेशन जो है आपकी यहाँ पे वो 100 टू 105 तक रह सकती है ताकि क्वालिटी आपको अच्छे मिले। कलर टेम्परेचर को मैं ऐसे लिटिल बिट रिड्यूस करूंगी ताकि येलो टोन आपको इसके अंदर ऐड हो जाए। बाकी सारे इफेक्ट आपके सेम रहेंगे। एटमोसफेयर के अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। शेडो शार्पनेस में यहाँ पे 0 कर रही हूँ ताकि आपकी जो शेडो है वो बिल्कुल सॉफ्ट आपको विजिबल होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ आपकी सेम रहेंगी। एंड देन आप सिंपली आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के लिए देखिए किसी भी इमेज को रेंडर करने के लिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल चूज करते हैं। एंगल डिसाइड करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू मैनेजमेंट के थ्रू से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और चेंज करूँ जो कि होगा फील्ड ऑफ व्यू। नॉर्मली ये 90 होता है डिफॉल्ट, बाकी मैं इसको यहाँ पे 60 के समथिंग रखूंगी। इस व्यू से मैं इसे कैप्चर करना चाहती हूँ। कैप्चर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे पहले अगर आप इस पे सीन सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे F को प्रेस करना है व्यू मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट व्यू का, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो नेम आपको देना है वो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा साइड रहेगा ये, और देन सिंपली आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे तो आपका ये सेव हो गया है। एंड देन देखिए ऐड करने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वालिटी होगी वो आप चूज करेंगे। तो फुल एचडी है, मैं यहाँ पे इसे अल्ट्रा एचडी चूज कर रही हूँ। ठीक है, देन क्रॉस कर दीजिए इसे। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे शिफ्ट प्लस F11 आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्टिंग इमेज ये तरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आपकी 100% हो जाएगी, विद इन सम सेकेंड्स ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट फोल्डर जो था वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये सेव हुई है। पिक्चर्स के अंदर आपको मिलेगा ये। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इमेज आप इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको इसमें ब्लरनेस मिल रही है बिकॉज इसमें हमने डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप इसे माइनस कर दीजिए, मतलब 0 वैल्यू कर दीजिए ताकि सभी चीज़ें बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर मिले। ठीक है, थोड़ा सा मैं एंगल भी चेंज करूंगी यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज आप इजीली एंडस्केप के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्क करना होता है। अगर आप एनिमेशन वगैरह को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे वी को प्रेस करते हैं वीडियो एडिटर को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप वी को प्रेस करते हैं आपका वीडियो एडिटर ओपन हो जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लोड करने के लिए फाइल पाथ को, न्यू फाइल पाथ ओपन करने के लिए, फिर फाइल पाथ को सेव करने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ से आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट यहाँ पे व्यू चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिल जाता है जो कि आप इस ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं जब अपने मिनिमम यहाँ पे 2 की फ्रेम्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो की फ्रेम्स को ऐड करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले लेट्स सपोज मुझे यहाँ से ऐड करना है की फ्रेम्स को, तो मैं फर्स्ट जो मेरा व्यू रहेगा वो ये रहेगा। एंड की फ्रेम्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे के को प्रेस करना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिटिल बिट मूव करूँगी बैक साइड में जहाँ पे मुझे अपना सेकेंड व्यू रखना है। तो ये सेकेंड व्यू रहेगा मेरा, एंड देन यहाँ से मैं वापस से की को प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 की फ्रेम्स को ऐड किया, आप देख सकते हो कि जो टोटल ड्यूरेशन का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे आपका ऑन हो गया है। आप यहाँ से किसी भी वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप इसको प्ले करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड करने के लिए, बट विद इन सम टाइम ये जो वीडियो होगी आपकी प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम में ये वीडियो प्ले हो रही है, वो क्या कंट्रोल कर रहा है, टोटल ड्यूरेशन कंट्रोल कर रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे आपको मूवमेंट के ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ईज इन एंड आउट। इस ऑप्शन का यूज होता है कि जब आप वीडियो को ईज इन एंड आउट ऑप्शन को ऑन रखते हो एंड देन आप यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा और जो एंडिंग पोर्शन होगा वहाँ पे आपको लिटिल बिट स्लो मूवमेंट मिलेगा, थोड़ा सा जो स्पीड होगा वो रिड्यूस रहेगा। और अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक रखते हैं एंड देन आप यहाँ से प्ले करते हैं तो आपका स्टार्टिंग से एंड तक का जो टाइम है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेम रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो स्पीड है वो बिल्कुल कंटिन्यूस मूव कर रहा है, मतलब कंटिन्यू जो स्पीड है, तब देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो स्पीड थी वो ऑल ओवर द ड्यूरेशन वो इक्वल थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है शेकी कैमरा का, तो इस ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने से आप देख सकते हैं किस तरह का इम्पैक्ट आपका इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे की फ्रेम्स पे मूव करने के लिए आप यहाँ से लेफ्ट की फ्रेम जिसमें प्रीवियस पे आप आ जाएंगे और उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टाइम ऑफ डे क्या है, फोकल पॉइंट क्या है और फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो चीज़ आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। उन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पे फ्रेम वाइज भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव करने के लिए आपको यहाँ से जाना है। अगर आपने कोई भी चेंजमेंट किया है, लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर एंगल में चेंजमेंट किया, ठीक है। चेंजमेंट करने के बाद वो उससे आपको अपडेट करना रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज फिर आपका जो की फ्रेम्स है वो यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे पहले अपडेट करेंगे एंड देन आप यहाँ से इसे एग्जिट कर सकते हैं। वीडियो बनने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करते हैं। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड जो ऑप्शन हमने यहाँ पे विजुअल सेटिंग के अंदर देखे थे, एट द एंड जो आपको आउटपुट में मिलते हैं, जो कि होता है वीडियो के अंदर कंप्रेशन क्वालिटी एंड फ्रेम पर सेकेंड, उन्हीं दोनों ऑप्शन को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड रेजोल्यूशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो चेंज करने के बाद अभी के लिए मैं इसे फुल एचडी रख रही हूँ एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली से एक्सपोर्ट करना है। क्या नेम रहेगा आपका, वो नेम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी एंडस्केप वीडियो एंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे सेव करना है। सो वो डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन क्या है, आपका टाइम फ्रेम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वीडियो होती है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। फोटो गया है, मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देती हूँ कि किस तरह की आपको क्वालिटी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज हमने शेकी कैमरा यूज़ किया था तो उसी तरीके का इम्पैक्ट ऐड हुआ है। एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ एक की फ्रेम को ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे जितने की फ्रेम्स ऐड करना चाहते हो सिर्फ आपको यहाँ पे के को प्रेस करना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे पैनोरमा इमेजेस को क्रिएट करना, कि कैसे आप एंडस्केप पे पैनोरमा इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पैनोरमा इमेजेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे वर्क नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चूज करना होता है पर्सपेक्टिव व्यू, क्योंकि वो आपका जो स्काई है उसे भी कैप्चर करता है, ग्राउंड को भी कैप्चर करता है। ये आप चूज करेंगे और मेक श्योर यहाँ पे विजुअल सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आउटपुट में आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन को हाई रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं वही सेम जो आपका पेनोरमा होगा वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तब देख सकते हो यहाँ पे पूरा ग्राउंड एंड स्काई वो सभी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर होंगी। तो देखिए ये आपका एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे स्केचअप के अंदर, या फिर अगर आप प्राइवेट पे वर्क करें तो आपको वहाँ पे शिफ्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल सेटिंग, ठीक है। इसी के जस्ट साइड में एक ऑप्शन है मैनेज अपलोड, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी पैनोरमा आपने क्रिएट की है वो सभी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। क्लिक कर दीजिए, यहाँ से सबसे पहले आपको उसे अपलोड करना होगा। सो विद इन सम टाइम देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना हाई पिक्सल्स के अंदर गया है ये। तो विद इन सम टाइम ये जो पेनोरमा आपने यहाँ पे लगाया है ये आपके क्लाउड के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, एज वेल एज आप उसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए करना है कि आपको यहाँ पे ये देखिए फ्लाई टू पेनोरमा का ऑप्शन है, डू मोर के अंदर आपको मिल जाएगा सेव पेनोरमा टू फाइल। तो आप यहाँ से इसे सेव कर पाएंगे इजिली, ठीक है। और अपलोड होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव क्यूआर कोड एंड कॉपी क्यूआर कोड का, ठीक है। तो बट लास्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लास्टली आप यहाँ से स्टैंडअलोन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 तरीके के स्टैंडअलोन्स मिलते हैं। एक आपका होता है ई एक्सेस स्टैंडअलोन, जो कि कम्प्लीटली आपका ऑफलाइन वर्क करता है। एंड एक आपका होता है यहाँ पे वेब स्टैंडअलोन। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे ई एक्सेस स्टैंडअलोन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ से आपको एंड लास्टली आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लोन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 तरीके के स्टैंडर्ड लोन्स मिल जाते हैं। एक आपका होता है EXT स्टैंडर्ड लोन, जो कि कंप्लीटली आपका ऑफलाइन मोड पे वर्क करता है, एंड एक आपका होता है यहाँ पे वेब स्टैंडर्ड लोन। स्टैंडर्ड लोन बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ना आपके पास एंडस्केप है, ना आपके पास स्केचअप है, ना आपके पास यहाँ पे रेविट है या फिर कोई और अदर एप्लीकेशन जिसको एंडस्केप सपोर्ट करता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पर आप सन पोजीशंस को चेंज करना, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है कि इस स्टैंडर्ड लोन मीन्स कि आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल आप एंडस्केप को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, विद इन सम टाइम ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो कंप्लीट विंडो आपको एंडस्केप के अंदर मिलती है, ठीक है, ये जो कंप्लीट विंडो आपको एंडस्केप में मिलते हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो सभी ऑप्शंस एज इट इज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, एक्सेप्ट आप वहाँ पे इमेजेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आप वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाएंगे, आप वहाँ पे पैनोरमा इमेजेस नहीं बना पाएंगे, बट कंप्लीट विंडो को आप इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पर्सपेक्टिव व्यू, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या फिर ऑर्थोग्राफिक मोड चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्लाई मोड या फिर वॉक मोड एक्टिव कर सकते हैं। तो वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मूवमेंट के लिए, अप डाउन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से मूव करके देखना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक पैकेज मिल जाता है आपको। तो आप इस स्टैंडर्ड लोन को अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, इसमें विजुअल सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। डेफिनेटली सभी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बट जितने भी ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे हैं। ऐसे इनपुट के कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं कि माउस स्पीड क्या है, स्मूथनिंग क्या है, डिवाइसेस आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि AR के अंदर हमने वहाँ देखा था। तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर अगर आपको देखना है तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस है, तो ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन एंड ग्रास एंड कारपेट रेंडरिंग। ठीक है, तो इसको आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट आपके एंडस्केप के अंदर ऑप्शंस होता है। सो आई होप ये कंप्लीट ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। अगर आप इन्हीं ऑप्शंस को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल है। तो आप एक नॉमिनल फी पे करके कंप्लीट एंडस्केप को इन डेप्थ सीख सकते हैं। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो एक न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।